राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं और जिसमें हम संप्रदाय और संत पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चैनल की शुरुआत में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं राजस्थान जीके के साथ साथ भारत जीके भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा और आज वो समय आ गया है। दोस्तों, राजस्थान जीके के साथ साथ भारत जीके की भी आज शुरुआत करने वाले हैं। भारत जीके के अंतर्गत भी आपको हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या ज्योग्राफी है, सभी जो पार्ट जीके में आते हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। लेकिन शुरुआत आज हम हिस्ट्री से कर रहे हैं, इतिहास से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो ये चैप्टर है जो हम इतिहास लेके आए हैं वो राजस्थान के अंतर्गत, चाहे आप रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एसआई हो या अपन कह सकते हैं कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, सबके लिए जो है ये जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आज आपके सामने। तो दोस्तों, बस इस चैनल को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज इतिहास की ओर और आज हमारा सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का इतिहास। देखिए दोस्तों, इतिहास को मोटे तौर से हम 3 भागों में बांटते हैं, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम पुनः वापस 3 भागों में पढ़ते हैं। पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से जो है इसको 3 भागों में बांटते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हम मध्यकाल की बात करते हैं, आधुनिक काल की बात करते हैं। तो प्राचीन काल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंदर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण युग आता है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब मानव की उत्पत्ति हुई थी और शुरुआती चरण में मानव किस तरह का था, आखेट क्षेत्र में वो जो है घूम फिर करके जो है अपना पेट पालता था इस तरह से। फिर धीरे धीरे मनुष्य में समझ आई और वो एक जगह रहने लग गया और इस तरह से उसने एक अच्छी सभ्यता का विकास किया इस तरह से। तो वो एक मानव का जो क्रमिक विकास है वो हम आपके प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं, जिसमें मुख्यतः हम केवल और केवल पुरातात्विक या भौतिक साक्ष्यों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस जमाने में मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी कि वो कुछ कर पाता इस तरह से। केवल और केवल वो जो है अपने भरण पोषण के लिए इधर उधर भटकता रहा, उसे कोई समझ नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसको समझ आई और एक अच्छी सभ्यता का विकास आगे चलकर हुआ। तो हम प्राचीन इतिहास को मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 भागों में बांटते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इतिहास आते ही जहन में एक प्रश्न उठता है कि वाकई में इतिहास क्या है, व्हाट इज दिस हिस्ट्री। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, अर्थात हम इसका एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था, ऐसा ही था। तो इतिहास की परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसा ही था, ऐसा ही था। इसीलिए दोस्तों, मुख्य रूप से देखा जाए तो इतिहास में खास करके जो प्राचीन हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी जो समस्याएं अक्सर अभ्यर्थी के सामने आती है और वो तिथि को लेकर के आती है। और खास तौर से देखा जाए तो अलग अलग तत्कालीन समय में जो इतिहासकार हुए उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग डेटेस, इसमें जो डेट वगैरह दी है, तो इसको लेकर के कंफ्यूजन होते हैं। जहां डेट का कंफ्यूजन होगा, मोस्टली एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं कि वहां से प्रश्न आए। फिर भी जो है कई कबार इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं और कोर्ट में अटक जाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में अपन देखते हैं तो सेल्ट, एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आंकड़े मैंने जो है इसमें एकत्रित किए हैं। और जैसे अपन कह सकते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, इस तरह से मैंने जो नोट्स उठाए हैं वो ऑथेंटिक बुक से लिए हैं। तो ज्यादातर कोशिश ये होगी मेरी कि आपको जो है कोई गलत जानकारी न जाए इस तरह से। तो बस आप दिमाग में रखिएगा और मुख्य रूप से इसको आनंद के साथ पढ़िएगा। और कोई चिंता वाली बात नहीं है कि तिथियों में कुछ इस तरह का जो गड़बड़ झाला आपको मिलेगा। बिल्कुल मैं अथॉरिटी बुक से ही आपको जो है इस तरह से ये नोट्स दे रहा हूँ, अवेलेबल करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास मोटे तौर से 3 प्रकार का अपन करते हैं, बांटते हैं 3 भागों में। एक प्राचीन इतिहास है, एक मध्यकालीन इतिहास है और एक आधुनिक इतिहास है। अपन बात करते हैं प्राचीन इतिहास की सबसे पहले। तो प्राचीन इतिहास को हम मोटे तौर से 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा आपके प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल
और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसको वापस 3 भागों में बांटते हैं इस तरह से हम। एक आपका हो गया पूरा पाषाण काल, एक हो गया आपका मध्य पाषाण काल और एक हो गया नव पाषाण काल। हालांकि ये लाखों वर्षों की बात है। इस तरह से अपन कह सकते हैं जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल मोस्टली जब अपन आगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की जब अपन बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले किस काल में थे हम, तो हम कह सकते हैं कि नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल को मोटे तौर से 7500 ईसा पूर्व अपन आंक सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो करीब 7500 ईसा पूर्व की घटना है ये, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि 7500 ईसा पूर्व इस तरह से लेकर के करीब 4000 ईसा पूर्व तक ये पूरा पाषाण काल रहा था, जिसमें मनुष्य ने जो है अग्नि जलाना या अपन कह सकते हैं पशुपालन इस तरह का जो है व्यवसाय उसने शुरू कर दिया था शायद, और मानव एक समूह के रूप में एक घर बना करके झोपड़पट्टी का और वो निवास करने लग गया था। शायद वो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा या मौसमी जो हलचलें होती उनसे अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह से वो जो है एक समूह में घर बना करके अब रहने लग गया। तो नव पाषाण काल के बाद अपन बात करते हैं तो अपन आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल है। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहां से शुरू करेंगे। कहां से? आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आती है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है। और आद्य ऐतिहासिक काल का मोटे तौर से जो काल निर्धारण है वो करीब 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो अस्पष्ट है, पढ़ नहीं पाए हैं हम उनको, इस तरह से कह सकते हैं। तो ऐसे साक्ष्य लिखित साक्ष्य जरूर मिले हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन वो अपठित है या अस्पष्ट है, यानी कि उसकी लिपि को हम समझ नहीं पाए हैं। हमारे जितने भी पुरातत्ववेदा हैं या जो खोजबीन करने वाले व्यक्ति हैं वो उस चीज को समझ नहीं पाए हैं। लिपि जरूर है उनकी लेकिन समझ के बाहर की है। तो अपन इस पर लिख सकते हैं मुख्य रूप से मोटे तौर से देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। अब इसमें बात करेंगे अपन लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है यहां पर, इस तरह से अपन कह सकते हैं लिखित साक्ष्य। एक मिनट, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन वो लिखित साक्ष्य हैं लेकिन अपठित है। अपठित या अपन कह सकते हैं अस्पष्ट, इस तरह से। तो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो अपठित है या अस्पष्ट है। इसके अंतर्गत आती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारी इसी के अंतर्गत वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता अपन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की काल की, तो इसका काल लगभग जो है आपके एग्जिट तो इसका 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। कई जगह 2350 से 1750 ईसा पूर्व भी हैं, ठीक है। तो लेकिन वो एक्चुअली क्या है, अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को भी 3 भागों में बांटा गया है। उसका अलग अलग है, प्राक हड़प्पा है, परिपक्व हड़प्पा है, इसके अलावा बात करते हैं पूर्व हड़प्पा, इस तरह से अपन बात करते हैं इस तरह से। तो लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का मोटे तौर से जो अपन आकलन करते हैं वो करीब 3500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1500 ईसा पूर्व या अपन कह सकते हैं 1700 ईसा पूर्व के मध्य अपन कह सकते हैं इसे। तो अपन कह सकते हैं कि ये आपका जो काल है वो इस तरह से सिंधु सभ्यता का काल है। और वैदिक सभ्यता के काल की बात करते हैं तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक सभ्यता आती है। लेकिन वैदिक सभ्यता की एक खास बात है कि वैदिक सभ्यता और आपके जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता दोनों ही आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है। तो नॉर्मली एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की घटना है, तो आंसर आएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल।
ठीक है, तो वैदिक और सिंधु दोनों ही आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को मोटे तौर से अपन जो है इसमें 3500 से लेकर के और 1700 ईसा पूर्व के मध्य मान सकते हैं। हालांकि एग्जिट काल हम इसकी घटना जब पढ़ेंगे उसमें आपको बता देंगे। और वैदिक सभ्यता के काल की बात करते हैं तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य इसको माना जाता है। तो ये आपके जो है आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है। अब ऐतिहासिक काल की घटना कह सकते हैं और ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों लिखित साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले काल की बात कर लेते हैं। तो काल की बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक हम जो है ऐतिहासिक काल को देखते हैं। हालांकि ये और आगे तक 1206 तक ऐतिहासिक ही जाएगा इस तरह से, लेकिन मोटे तौर से हम जो है इसको यहां तक देखते हैं। तो इसको हम 1206 भी कर सकते हैं इस तरह से। 1206 ईस्वी तक का जो काल है वो मोटे तौर से अपन इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही लेते हैं। लेकिन मूल जो ऐतिहासिक काल की बात करते हैं वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक माना गया है। हालांकि आगे चल करके जब मध्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो वो जो शुरू होता है वो हमारे सल्तनत काल से शुरू होता है 1206 से इस तरह से। ठीक है, ध्यान करना दोस्तों, ये जो काल पीरियड है, काल का निर्धारण है, ये भारत के संदर्भ में है, वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में नहीं है। तो अपन कह सकते हैं प्राचीन इतिहास, मैंने आपको पहले बताया प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण पढ़ते हैं और लास्ट में नवपाषाण काल है, 7500 ईसा पूर्व से जो है लेकर के करीब 4500 ईसा पूर्व तक माना गया है इस तरह से, जिसमें मुख्य रूप से मानव ने एक जगह रहकर के रहना स्वीकार कर लिया, या यूं कह सकते हैं एक जगह रहना जो है वो सीख गया था, पशुपालन करना सीख गया था और एक जगह रह करके मानव एक सभ्यता की ओर बढ़ रहा था, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो अपठित है, अस्पष्ट हम पढ़ नहीं पाते हैं। लिपि जरूर है लेकिन उस लिपि में लिखा क्या है वो समझ के बाहर की बात है। और वो जो लिपि है आपकी वो चित्राक्षर लिपि है, इस तरह से संकेत चिन्ह बताए गए, उन संकेतों के माध्यम से ही समझ सकते हैं, जो आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में ध्यान करना दो प्रकार की सभ्यता आती है इसमें, एक सिंधु घाटी सभ्यता आएगी और एक वैदिक सभ्यता आएगी। ठीक है, इस तरह से दो सभ्यताओं को हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 647 ईस्वी तक, सॉरी ईस्वी है ये, ईस्वी सन तक। ठीक है, इस तरह से उसके बाद करते हैं कि ऐतिहासिक काल में क्या घटनाएं आती है। तो पूर्व जो अपन कह सकते हैं मौर्य काल से लेकर के और आगे तक जो 1206 का सल्तनत काल शुरू होता है उस समय तक की घटनाएं सारी इसमें संकलित है। तो अपन कह सकते हैं 600 ईसा पूर्व के अंदर इसके अंतर्गत आपके जो है महाजनपद काल आता है, महाजनपद। इसके अलावा बात करते हैं अपन मौर्य काल भी इसी के अंतर्गत आएगा, मौर्य काल है, गुप्त काल है, इस तरह से गुप्त काल है। इसके अलावा गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके मोस्टली 1206 में जब सल्तनत की स्थापना होती है उससे पहले तक का इतिहास हम ऐतिहासिक काल में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं हम मध्यकालीन इतिहास की। तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास जो शुरू होता है वो 1206 से लेकर के 1857 तक है। तो इसको समझने के लिए अपन इधर कर सकते हैं आपका, तो इस तरह से अपन इसको समझने के लिए आपको जो है मध्यकालीन इतिहास किस तरह से कहां तक है तो इसके बारे में भी अपन समझने के लिए यहां पर समझ सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट प्राचीन इतिहास है और सेकंड पार्ट हमारा मध्यकालीन इतिहास है और थर्ड पार्ट जो हमारा आता है आधुनिक काल आता है। अपन सेकंड की बात कर रहे हैं, मध्यकाल की। मध्यकाल दोस्तों जो मध्यकाल है वो मोटे तौर से देखा जाए तो आपके इसको भी हम दो भागों में बांट
एक आपका आता है सल्तनत काल, सल्तनत काल, और इसके अलावा दूसरा जो काल आता है वो आता है मुगल काल, मुगल काल। तो दोस्तों सल्तनत काल जो है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है, और मुगल काल जो है वो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक माना गया है। इस तरह से अपन कह सकते हैं। सल्तनत काल की बात करते हैं तो मोटे तौर से सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ के जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, सुल्तान की उपाधि। और यहाँ पर जो है मुगल काल में बादशाह की उपाधि, बादशाह की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा बात करते हैं अपन सल्तनत काल में ही हम भक्ति और सूफी संत भी पढ़ते हैं। इस तरह से तो अपन कह सकते हैं सूफी भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये इसी में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करते हैं मुगल काल की जो करते हैं वो 1526 से लेकर के 1857 यानी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम तक अपन जो है अध्ययन इसी मध्यकाल में करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन मोटे तौर से आपका जो तीसरा काल आता है वो आता है आधुनिक काल। तीसरा जो काल आता है वो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल की बात करते हैं मोटे तौर से तो इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं तो 1857 से लेकर के 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक का इतिहास अपन पढ़ते हैं, जिसमें मोस्टली देखा जाए तो 1857 की क्रांति आएगी। इसके अलावा जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी भारत के अंदर, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का उपनिवेश था इस तरह से, तो औपनिवेशिक जितनी भी नीतियां वो आती हैं। फिर स्वतंत्रता संग्राम आएगा, इसमें पुनर्जागरण आंदोलन भारत का जो है इस तरह से वो आता है। तो वो सारी आधुनिक काल की घटनाएं हैं इस तरह से। तो मोटे तौर से इतिहास को हम इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक की बात करते हैं आपके चाहे जो भी हो राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में ये सिलेबस के अंतर्गत है। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स के अंदर अपन देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल सिलेबस में नहीं है इस तरह से। तो हम आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। चाहे आप अपने राजस्थान के अंदर कॉलेज लेक्चर हो, स्कूल लेक्चर हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट है, SI है, या यूपीएससी लेवल की बात करें, MPSC की बात करें, PBC की बात करें, जितने भी, यानी कि भारत के संदर्भ में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद होने जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपन जो है आद्य ऐतिहासिक काल की जो घटना है उसको हम पढ़ेंगे आज, और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बारे में हम विस्तार से जो है आज इसमें अध्ययन करने वाले हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो प्रकार की जो सभ्यताएं मैंने आपको बताई हैं वो सभ्यता इसके अंतर्गत आएगी। टॉपिक हमारा रहेगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इस तरह से देखिए। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है जो मैंने आपको पहले इसमें बताया था इस तरह से। सिंधु घाटी सभ्यता इसको और अलग नाम से कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, काशी युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कई सारे इसके नाम हैं जो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को क्योंकि ये एक बड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन चिंता मत करना, इसको मैं सरल तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, इसमें बिंदुवार पढ़ेंगे। जब भी कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं, खास तौर से इतिहास की बात करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अपन जो है एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु के आधार पर पढ़ेंगे, टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको, तो और ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि सभ्यता एक टफ भी है और एक इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग कब है? जब आप इसे कंटिन्यू देखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो इसको अपन कई चरणों में यानी कि बिंदुवार पढ़ेंगे। जैसे अपन बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले थोड़ा इसका बेस तैयार करेंगे, यानी अपन कह सकते हैं कि इसके अतीत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अतीत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके उत्खनन और खोज के बारे में बात करेंगे, फिर अपन जो है उसके विस्तार और क्षेत्रफल की बात करेंगे, उद्भव की बात करेंगे, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका कालक्रम क्या है, इस तरह से अपन जो पॉइंट टू पॉइंट इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है। आद्य ऐतिहासिक काल उत्पन्न, ठीक है। पहला पॉइंट यही है और प्रश्न आपका अमूमन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल की घटना। दोस्तों कई बार ये प्रश्न आ गया है और एबीसीडी में आपके दे देंगे ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, है ना, इस तरह से। तो आपको चयन करना है ये आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है, इस तरह से। अब बात करते हैं, इसको मैंने कहा चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका अतीत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है आपका इसका जो अतीत की बात कर लेते हैं। अतीत, इस तरह से अतीत की बात करते हैं दोस्तों। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसे प्रकाश में, एक दिन में तो कोई खोज हुई नहीं इसकी, कोई ना कोई इसकी वजह होगी, या इसका जो इतिहास है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हड़प्पा तक पहुंचे। ये तो है नहीं कि एक दिन में ही चलो सभ्यता ढूंढ ली, साहब बहुत प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, इस तरह से ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें खोज के लिए कई सारे प्रयास हुए थे और बाद में जाकर के पता लगा कि ये महान सभ्यता है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई तब तक हम यही मानते रहे कि भारत की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता ही है, जो ग्रामीण सभ्यता थी, इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे इसके खोज का दायरा बढ़ा और एक 1921 में जाकर के, यानी कि अपन कह सकते हैं कि 20वीं सदी के जो दूसरे दशक की बात करते हैं, उसमें जब इस खोज, इस सभ्यता के बारे में पता लगा, तब जाकर के ये मन में भ्रांति दूर हो गई हमारी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता वैदिक ना होकर के सिंधु घाटी सभ्यता है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं कुछ, मैं आपके सामने यहाँ पर जो सन रख रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, 1826। इसके अलावा बात करते हैं अपन 1853, इसके अलावा बात करते हैं 1856, इसके अलावा अपन बात करते हैं 1861 ईस्वी। ये सारे ईस्वी सन है, इस तरह से, इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं अपन 1861 के बाद में तो 1904, इस तरह से। देखिए हड़प्पा सभ्यता को जो है खोज से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले ये 5 जो तिथियां है, सन है, वो दिमाग में बिठा लेना। और इन 5 तिथियों को लेकर के प्रश्न सीधे सीधे डायरेक्टली पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिलाने वाला व्यक्ति कौन था, या हड़प्पा सभ्यता एक पुरास्थल के रूप में कब प्रकाश में आई, या अपन कह सकते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कब बना, इसका संबंध किससे है, किस मंत्रालय के अधीन है। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में डायरेक्टली जो है पूछ लिए जाते हैं जो इन तिथियों से रिलेटेड है, ठीक है। बात करते हैं 1826।
देखिए 1826 की घटना क्या है, यानी कि 1826 के अंदर एक व्यक्ति था, क्योंकि अब आप आइडिया लगाइए कि 1856 के अंदर भारत में कौन शासन कर रहा था। हालांकि कहने को तो सम्राट की उपाधि को लेकर के देखा जाए तो मुगल वंश का शासन था, लेकिन हमारे ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण था, या हम कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, गुलाम थे। तो हमारे जो आका थे, हमारे जो मेन पावर जो जिसके हाथ में था वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आपको नाम दिखाई देंगे वो अंग्रेजी नाम दिखाई देंगे ज्यादातर। बात अपन करते हैं कि 1826 है। 1826 वो पहली घटना है, हड़प्पा स्थल की बात करते हैं या हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, उससे संबंधित। यानी 1826 को चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस सभ्यता को एक पुरास्थल के रूप में, यानी कह सकते हैं जो सभ्यता हमारी खोजी गई थी हड़प्पा नामक स्थान पर, तो उस हड़प्पा स्थल को एक पुरास्थल के रूप में पहचानने वाला पहला व्यक्ति चार्ल्स मेसन था। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न ये 2-3 बार जो है यूपीएससी में और एमपीएससी के अंदर पूछा गया है इस तरह से। तो सीधा सा सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को एक पुरास्थल के रूप में या हड़प्पा को एक पुरास्थल के रूप में पहचानने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो चार्ल्स मेसन था। और ये घटना है 1826 की, या यूं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की ओर ध्यान खींचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो चार्ल्स मेसन है। घटना है 1826 की। ठीक है, तो अपन इसमें एक लाइन लिख सकते हैं। इसमें 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की ओर हमारा ध्यान खींचा इस तरह से, या इसको अपन कह सकते हैं पहली बार हड़प्पा स्थल या कोई पुरास्थल के रूप में पहचाना। अपन कह सकते हैं सर्वप्रथम हड़प्पा को एक पुरास्थल के रूप में पहचाना इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं 1853 में। तो देखिए दोस्तों, और ये पहली बार जो घटना 1826 में, वो एक्चुअली 1842 में उन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित किया था, और उस लेख में जो है चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा को एक पुरास्थल के रूप में पहचान लिया। उन्होंने, हालांकि उनका लेख 1842 में प्रकाशित हुआ था, उसमें लिखा हुआ था ये कि मैंने एक ऐसे स्थान को पहचाना है जो पुरास्थल है, या कोई न कोई एक सभ्यता विद्यमान है। ऐसा प्रकाशित करने वाले या कहने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा को एक पुरास्थल के रूप में पहचानने वाले व्यक्ति कौन थे, चार्ल्स मेसन। अब बात करते हैं 1853 की बात करते हैं, तो लिख सकते हैं इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का अपन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से देखा जाए तो सर्वेक्षण किया था इन्होंने। तो कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं, जो पहली हड़प्पाई मुहर मिली थी वो भी 1853 में मिली थी। इस तरह से हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया, तथा 1856 ईस्वी में हड़प्पा का एक मानचित्र तैयार किया। ये लो साहब, ये काम 1853 में हुआ था। ठीक है,
अलेक्जेंडर कनिगम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया, यानी कि उन्होंने दौरा किया हड़प्पा की ओर गए थे वो, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एक नक्शा भी बनाया 1856 में, हड़प्पा का एक मानचित्र भी तैयार किया, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना उनको देना था। क्यों? क्योंकि खोज का श्रेय अलेक्जेंडर को नहीं जाना था। आगे चल करके 20वीं सदी के दूसरे दशक में यानी 1921 में इससे खोजने का श्रेय दयाराम साहनी को जाना था, इसलिए उन्होंने नहीं किया सही, या कुछ भी हो वजह। लेकिन हड़प्पा का उन्होंने सर्वेक्षण भी किया, एक नक्शा भी तैयार किया, लेकिन अलेक्जेंडर कनिगम अभी तक समझ नहीं पाए थे कि वाकई में यहाँ पर कोई एक महान सभ्यता हो सकती है। तो हो सकता है कुछ उनकी लापरवाही समझो, या कुछ उनके दिमाग में उस समय नहीं आया होगा इस तरह से कि यहाँ पर कोई इस तरह की सभ्यता है इस तरह से। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था, तो वो अलेक्जेंडर कनिगम ने बनवाया था। कब बनवाया? 1856 को। लेकिन हड़प्पा टीले का जो सर्वेक्षण किया उन्होंने वो 53 में किया, 1853 में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 1853 में भारत में क्या घटना घटित हुई थी। भारत में सबसे पहले रेलवे की बात करते हैं तो वो 1853 में ही रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, तो उस हिसाब से आप याद रख लेना भाई, यदि कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई तो अलेक्जेंडर कनिगम रेल में बैठ करके चले गए होंगे, टीले का सर्वेक्षण किया, ऐसे करके याद कर सकते हैं अपन इस तरह से। ठीक है, तो 1853 में। एक बात और करते हैं, हड़प्पाई मुहर जो मिली वो भी 1853 में, तो लिख सकते हैं पहली बार हड़प्पाई मुहर मिली, और वो भी कब? 1853 ईस्वी में। ठीक है, अब आ जाते हैं साहब 1856 की घटना में। ध्यान करना 1856 में क्या घटना हुई। अब 1856 के अंतर्गत बात यह है कि उस समय रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, और कहा जाता है कि लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और रेलवे का काम चल रहा था। और उस समय जो है वहां पर इंजीनियर के पद पर दो भाई कार्यरत थे, एक का नाम था आपके जो है जॉन ब्रंटन और दूसरा था विलियम ब्रंटन। तो इन ब्रंटन बंधुओं ने जो है इंजीनियर के काम पर कार्यरत थे, वो इंजीनियर के पद पर, और कहते हैं कि लाहौर से कराची के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसके लिए पत्थरों और ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तब आपके ब्रंटन बंधुओं ने आदेश दिया कि आसपास के इलाकों में जाकर के आप ईंटें लेके आ जाओ या पत्थर लेके आ जाओ। तो मजदूर जो है क्यों न उसी टीले पर पहुंचते हैं। किस टीले पर? इस तरह से कह सकते हैं ये हड़प्पा टीला था, और इसी टीले पर जो है वो मजदूर पहुंचते हैं और वहां से ईंटें पत्थर ला करके और वहां कराची में डालते हैं। तब वो जो नजारा था वो आपके ब्रंटन बंधुओं ने देखा और सोचा कि एक ही आकार के सेम पत्थर है। तब उन्होंने कहा कि आप कहां से लेके आए हैं? तब मजदूरों ने कहा कि साहब पास में हड़प्पा नामक गांव है, वहां पर एक टीला था बड़ा और हम तो दूर गए नहीं, यहीं से लेके आ गए साहब। तब ब्रंटन बंधुओं ने सोचा कि यहाँ पर एक ही प्रकार के पत्थर या ईंट का पाया जाना, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई महान सभ्यता हो सकती है। तब उन्होंने कहते हैं कि ब्रंटन बंधुओं ने उस समय तुरंत जो है वहां से ईंटें लाने के लिए मना कर दिया मजदूरों को, और उसको एक संरक्षित स्थल के रूप में बना दिया गया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दूसरी बार हड़प्पा सभ्यता 1856 को प्रकाश में आई थी इस तरह से। तो लिख सकते हैं इसमें लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके लिए ईंटें एवं पत्थर इसी हड़प्पा टीले से लिए
किए गए थे। और मंगवाने वाला कौन था? ब्रेंटन बंधु। इनको ब्रेंटन बंधु कहते हैं। एक्चुअली ये दो भाई थे, एक का नाम था जॉन ब्रेंटन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रेंटन। इस तरह से तो लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके लिए ईंटें व पत्थर इसी हड़प्पा टीले से लिए गए थे इस तरह से। अब उनको बाद में पता चला कि ये एक ही आकार के पत्थर या ईंटें हैं, तो ये कोई विशेष चीज है यहाँ पर, या यहाँ पर कोई ऐसी खास सभ्यता हो सकती है। तब कहते हैं कि ब्रेंटन बंधुओं ने वो पत्थर मंगवाने से मना कर दिया, वहां से दूसरी जगह से मंगवाए थे। तो दूसरी बार प्रकाश में आई है। अब बात करते हैं 1861 की। इस तरह से 1861 की बात कर लेते हैं। 1861 में क्या घटना हुई थी? तो दोस्तों 1861 की बात करते हैं तो 1861 में पहली बार भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। और उस समय लॉर्ड कैनिंग के काल की घटना है ये। उनके काल में जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। तो लिख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के काल में लॉर्ड कैनिंग के काल में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिगम के नेतृत्व में की गई, जो इसके प्रथम निदेशक थे, ये लीजिए साहब। 1861 के अंदर जो है इन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी गई। इसलिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिगम। तो लिख सकते हैं इसमें नोट डाल करके। अतः भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर कनिगम। इस तरह से तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिगम है। तो दोस्तों ये सारे जो इन तिथियों को लेकर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 1826 की बात करते हैं तो चार्ल्स मेसन की घटना है। 1853 में अलेक्जेंडर ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया था, या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने निरीक्षण किया था और पहली बार वहां पर गए थे। इसके अलावा 1861 की बात करते हैं तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आपके जो है बिंदु है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, और सारी चीजें पूछी गई है पहले एग्जाम में, और आगे भी संभावना पूरी बनती है इनकी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, तो दोस्तों इस तरह से ये बात थी आपके अतीत की बात कर ली हमने, किस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी, है ना। तो चार्ल्स मेसन ने इसको एक पुरास्थल के रूप में पहचाना। कब की घटना है? 1826 की। इसके अलावा बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिगम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया, यानी इस स्थान पर गए, लेकिन उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि यहाँ पर
कोई इतनी महान सभ्यता हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, एक शब्द आता है ASI। फुल नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को ही हम ASI कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं आर्कियोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि अपन कह सकते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इस तरह से। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, जो हिंदी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा की गई है। इसलिए अलेक्जेंडर कनिगम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, फादर ऑफ ASI। ठीक है, पूरा नाम पूछा जा सकता है, जनक कौन थे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं अपन ASI से संबंधित, तो जो ये ASI है ये किस मंत्रालय से संबंधित है वर्तमान में, तो भी पूछा जा सकता है। तो वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, तो लिख सकते हैं वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अधीन है कौन, ASI, इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं हम इसमें व्यवस्थित और आपके जो है कह सकते हैं एक व्यवस्थित पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई आगे चल करके, वो आपके 1902 के अंतर्गत आपके जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी, और उस समय लॉर्ड कर्जन थे वाइसराय। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं इसमें मुख्य रूप से 1902 ईस्वी में व्यवस्थित, या अपन कह सकते हैं पुनर्निर्माण इसका ASI का 1902 में व्यवस्थित भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है की स्थापना, व्यवस्थित पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में की गई, जिसके प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया, और कब बनाया गया, 1904 ईस्वी में। इसलिए कभी कभी इसके पुनर्निर्माण की तिथि भी 1904 दे दी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 1902 में ही ये बना दिया गया था, अपन कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके जो है हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं हम, इसके अतीत की बात है। अब आगे अपन बात, जो अगला पॉइंट होगा हमारा वो होगा उत्खनन एवं स्रोत। अगला जो हमारा इसमें होगा वो होगा उत्खनन एवं स्रोत की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसके अतीत की बात जानी। 1826 को दिमाग में रखना, चार्ल्स मैसन पहला व्यक्ति था जिसने हड़प्पा टीले की ओर हमारा ध्यान खींचा।
1853 की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया और पहली बार मानचित्र बनाया 1856 में। लेकिन उस समय तक उन्होंने इतना सीरियसली इसको सभ्यता को नहीं लिया था, इसलिए वो खोज नहीं कर पाए इस तरह से। आगे चल करके 1856 के अंतर्गत जब बात करते हैं तो कराची रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। जब काम चल रहा था रेलवे स्टेशन बनाने का तब ईंटों की जरूरत पड़ी और ब्रंटन बंधुओं ने वो ईंटें हड़प्पा टीले से मंगवाई थी इस तरह से। और बाद में जब उनको पता लगा कि एक ही आकार के सेम ईंटें या पत्थर आ रहे हैं तो उन्होंने उस काम को वहां रुकवा दिया और बंद करवा दिया, कह दिया कि यहाँ से कोई पत्थर वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी उस तरफ उनका ध्यान गया कि यहाँ शायद कोई सभ्यता हो सकती है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद 1861 में जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बना, जिसके प्रथम निदेशक अलेक्जेंडर को बनाया गया था, उन्हीं की देखरेख में हुआ था। वाइसराय कौन था उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग था। इस तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं सारे के सारे, है ना। उसके बाद बात करते हैं, इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है ASI का जनक या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। उसके बाद 1902 में इसका पुनर्निर्माण हुआ, या यूं कह सकते हैं व्यवस्थित भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर्जन के काल में और मुख्य भूमिका मार्शल की थी इसमें, इसलिए प्रथम महानिदेशक किसको बनाया गया? मार्शल को बनाया 1904 में। अब उसके बाद की जो घटनाएं हैं, मुख्य रूप से खोज कब हुई, क्या हुई, उसकी चर्चा अपन जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए मुझे। ओके, नमस्कार।